एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में आज चैप्टर 5 जल, एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी हिंदी। इस चैप्टर के अंतर्गत हमको प्रमुख रूप से जल चक्र, विश्व की प्रमुख नदियाँ, ज्वार भाटे का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ विश्व की सभी प्रमुख ठंडी एवं गर्म जल धाराएं, इन टॉपिक्स को पढ़ने को बहुत अच्छे से इस चैप्टर के अंतर्गत हमें मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर को देखते हुए विश्व की प्रमुख नदियाँ और साथ ही साथ विश्व की सभी ठंडी और गर्म जलधाराओं के कॉन्सेप्ट को और फैक्ट को इतने अच्छे से क्लियर कर लें ताकि आने वाली परीक्षाओं में कम से कम अगर इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हमारा गलत ना हो। यहाँ से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। यहाँ पर इसे एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। नदियों, तालाबों और महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर के संघनित ऊपर उठता है और आसमान में जाकर के संघनित होता है, जो बादलों का रूप ले लेता है और फिर वर्षा के रूप में धरती पर वापस गिरता है। यहाँ से वापस वाष्पीकृत होता है और वापस बादल बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को, जहाँ पर जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, वायुमंडल, महासागर और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, इसे हम जल चक्र कहते हैं। अब यहाँ पर एक सेक्शन आ गया मैपिंग का, जहाँ पर विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बताया गया है। उस चीज़ को हम देख लेते हैं। ये सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की 2 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मरे और डार्लिंग नदियाँ। इसके बाद में चीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, वो कौन सी है? हुआंगो। कोरल सागर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस तरफ है? पूर्व की दिशा में है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियाँ, इनके बारे में हम जानते हैं कहाँ पर हैं? भारत में है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर यहाँ पर, और ये बंगाल की खाड़ी। कैस्पियन सागर यूरोप में, एशिया वाले इलाके में, एशिया और यूरोप के बॉर्डर वाले इलाके पर। इसके बाद में काला सागर, तुनबी नदी यहाँ पर यूरोप में, और भूमध्य सागर यहाँ पर। लाल सागर है यहाँ पर। और इसके बाद में नील नदी कहाँ पर? अफ्रीका में। विक्टोरिया झील कहाँ पर? अफ्रीका में, जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। कांगो नदी, नाइजर नदी और ऑरेंज नदी, सारी की सारी नदियाँ कहाँ पर हैं? अफ्रीका में। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। 4-5 प्रमुख नदियाँ हैं। नील नदी है, नाइजर नदी है, कांगो नदी और ऑरेंज नदी। अवस्थिति आप यहाँ पर देखते चलिए। नाइजर नदी ये है, कांगो नदी ये है, और ऑरेंज नदी ये है, और नील नदी ये है यहाँ पर। और टुनबी नदी कहाँ पर है? तो यूरोप में, काला सागर। बाकी कुछ नदियों के बारे में हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए उन नदियों का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नदी सबसे बड़े अपवातंत्र वाली नदी विशेष रूप से ब्राज़ील में बहती है? बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। कौन सी नदी? अमेजन नदी। बीच में कैरिबियन सागर उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को जोड़ रहा है। साल्ट लेक सिटी कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। मिसिसिपी, मिसौरी नदियाँ कहाँ पर? पंजाकार डेल्टा बनाती है, उत्तर अमेरिका में। यहाँ पर कौन सा है? महान झीलों वाला क्षेत्र, जहाँ पर कौन कौन सी झील है? विनिपेग झील है, सुपीरियर झील है, ह्यूरन झील है, मिशिगन झील है, ये तमाम सारी हैं। इसके अलावा ग्रेट बियर झील कहाँ पर है और ग्रेट सेलेव झील कहाँ पर है? तो ये सारी की सारी उत्तर अमेरिका में। एक बार यहाँ से हम ऊपर की तरफ रिवीजन करते हुए चलते हैं। इधर प्रशांत महासागर है, तो हम बात करें अगर उत्तर अमेरिका की, तो ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, साल्ट लेक सिटी है, विनिपेग झील है, सुपीरियर झील है, ह्यूरन झील है। मिसिसिपी नदी कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सा सागर है? तो कैरिबियन सागर है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। अब बात करते हैं वापस अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका में 4 प्रमुख नदियां पढ़नी है। नाइजर नदी, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, विक्टोरिया झील से निकलने वाली नील नदी। बीच में कौन सा है? लाल सागर है, यहीं पर सुएज नहर है। बीच में भूमध्य सागर, टुनबी नदी और काला सागर। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया में। एशिया में 2 प्रमुख नदियां, होंगो नदी, और इंडिया में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां। साथ ही साथ में सिंधु नदी तंत्र भी है। इधर बंगाल की खाड़ी, फिर दक्षिण चीन सागर और उधर पूर्वी सागर। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रमुख नदियां, मरे नदी, डार्लिंग नदी। उत्तर पूर्व की दिशा में कौन सा है? कोरल सागर। इधर प्रशांत महासागर, और ये पूर्वी चीन सागर। यहाँ पर है जापान। तो ये हो गया मैपिंग के सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ। इसको आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, स्वयं से अच्छे से नोट्स बनाते हुए। यहाँ पर हमने मैपिंग के सेक्शन में एक इसका क्विक रिव्यू किया है, हालांकि आप सबने इतना थोड़ा बहुत तो बेसिकली पढ़ ही रखा है। जल के वितरण के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर जल की थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पीने योग्य जल बहुत ही कम है। यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से दिखाया गया कि कौन सा जल कितना पाया जाता है। लवणता 1000 ग्राम में जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए। महासागरों में जल कितना है? 97.3%, 97.3%। बर्फ छत्रक कितने हैं? तो 2.0%। भूमिगत जल की बात करें तो 00.68% भूमिगत जल। तो देखिए कितना कम जल है, 1% भी नहीं है, केवल 0.68% है। झीलों का अलमट जल की बात करें तो 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों की बात करें तो 0.009%। वायुमंडल की बात करें तो 0.0019%। नदियों की बात करें तो 0.0001%। तो आप देख सकते हैं कि जल का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा ही
97% हिस्सा महासागर में पाया जाता है। पीने योग्य जल में जो हमें नदियों से मिल सकता है 0.001% है। वायुमंडल में 0.0019% है। भूमिगत जल 0.68% है। ये स्थिति है इस समय जल की। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिक सांद्रता इसे क्या करती है, सघन बना देती है। तो इसमें अगर आप गिरेंगे तो आप डूबेंगे नहीं। इजराइल के मृत सागर में कितना है, यहाँ पे 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता यहाँ पर पाई जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं महासागरीय परिसंचरण के बारे में। तो महासागरीय परिसंचरण में हमें जो चीजें पढ़नी है उसमें तरंगे और ज्वार और भाटे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसमें जल संरक्षण की विभिन्न जो विधियां उनको क्या किया जाता है, प्रबलित किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तरंगों की यदि हम बात करें, तरंगों से ही क्या होता है, तो जब महासागरीय सतह पर जल उठता है और गिरता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं तरंगे। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती चली जाती हैं और कभी कभी ये क्या करती हैं, सुनामी का रूप ले लेती हैं। देख लेते हैं यहाँ पर, तूफान के तेज वायु चलने से विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया, तो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगे, जिससे सुनामी आने पर क्या होता है, पोताश्रय, अर्थात जहाँ पर हमारे जो जलीय यान हैं, जलीय जहाज हैं, वो क्या होते हैं, खड़े होते हैं, वहाँ पर पत्तन बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं आगे ज्वार भाटा के बारे में। तो दिन में 2 बार नियम से क्या होता है, महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तट से पीछे चला जाता है, वो भाटा कहलाता है। यहाँ पर लघु ज्वार और बृहद ज्वार के बारे में बताया गया है। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, बस ये चीज जानना है आपको। ज्वार और भाटा आता किस कारण से, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल क्या होता है, अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो सबसे ऊंचे ज्वार कब उठते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को। क्यों, क्योंकि इस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं, वृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। इससे मछलियां पकड़ने में मछुआरों को आसानी होती है और जो मछलियां होती है वो भी तटों के किनारे काफ़ी निकट आ जाती हैं, तो इससे इनको ये चीज़ होती है। और ज्वार भाटे का उपयोग दूसरी चीज़ होता है विद्युत बनाने में। तो ये इसकी 2 चीज़ें हैं। महासागरीय धाराओं की बात आ गई, ये सेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। इस चीज को आप हमेशा अपने जहन में रखे रहिएगा कि जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो कहाँ उत्पन्न होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर भूमध्य रेखा के निकट की जलधाराएं आपको याद है तो आप इससे एक ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जलधारा गर्म होगी या ये जलधारा ठंडी होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ठंडी धाराएं वो कहाँ पर उत्पन्न होती है, ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो जो ठंडी धाराएं होती हैं वो कहाँ से कहाँ प्रभावित होती हैं, तो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। तो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं कैसी जल धाराएं हैं, शीत जल धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम कैसी जल धाराएं हैं। तो इसमें स्ट्रीम शब्द लगा हुआ है, स्ट्रीम माने भाप, तो ये कैसी गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर मछलियों के लिए बहुत अच्छा, तो जो वहाँ पर मत्स्य उत्पादन है, वहाँ से जो मछली पकड़ने का काम है वो सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसमें जैसे जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण है। तो उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास के क्षेत्र पर क्या होती है, ठंडी और गर्म जलधाराएं आकर के मिलती हैं और इसीलिए ये मछली उत्पादन के लिए
सबसे सर्वोत्तम क्षेत्र माना जाता है। तो यूपीएससी का एक क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि उत्तर अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में और साथ ही साथ जो जापान के तटीय इलाके हैं वहाँ वो इलाके मछली पकड़ने में सर्वोत्तम माने गए हैं या माने जाते हैं, उनमें क्या रीजन है। तो इस टाइप से जो रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि वहाँ पर मछलियों के लिए वो सर्वोत्तम है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधाराएं आकर वहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर मैप दिया गया, मैप के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी भूमध्य रेखा कहाँ पर है। ये हमारी भूमध्य रेखा गई हुई है यहाँ पर, ये हिंद महासागर से होकर के विषुवतीय वृत्त है 0 डिग्री। अब देख लेते हैं एक तरफ से देखते हैं, पश्चिम की तरफ देखते हो, पूर्वी तरफ आएंगे। देखिए ये भूमध्य रेखा से जितना दूर होगा, जो रेड कलर से दिखाई गई सारी की सारी कोष्ण धाराएं अर्थात गर्म धाराएं, और जो शीत धाराएं वो ब्लू कलर से दिखाई गई। कैलिफोर्निया धारा उत्तर अमेरिका, अलास्का धारा गर्म है, उत्तरी प्रशांत अपवाह गर्म है, उत्तरी विषुवतीय धारा क्या है, गर्म है क्योंकि विषुवत रेखा के करीब है तो ये इधर भी गर्म होगी। लेकिन जब ये दक्षिण अमेरिका की तरफ आती है तो क्या हो जाती है, हम्बोल्ट या पेरू धारा जो होती है क्या होती है, ये ठंडी हो जाती है, शीत धारा हो जाती है। और उधर जब वापस ये यहाँ से आगे बढ़ते हो, जब भूमध्य रेखा के पास पहुंचती है तो क्या होती है, वापस से ये गर्म हो जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास का इलाका क्या होता है, गर्म होता है। गल्फ स्ट्रीम लगा हुआ गर्म है। कैनरीज धारा कहाँ पर बह रही है, अफ्रीका में बह रही है, और अफ्रीका के हिसाब से यदि हम बात करें तो किस तरफ बह रही है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में बह रही है। कौन सी धारा है, कैनरीज धारा है। किस प्रकार की धारा है, तो यह ठंडी धारा है। उसके अलावा क्या है, वेनेजुएला धारा क्या है, ठंडी धारा है, लेकिन जब ये इक्वाडोर की विपरीत धारा में जाती है तो ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। फिर ब्राजीलियन धारा है, कैसी है, गर्म धारा है, भूमध्य रेखा के करीब है, और पश्चिमी वायु अपवाह क्या है, वो भी गर्म है, लेकिन इधर ध्रुवीय इलाकों से आने वाली फाकलैंड धारा क्या है, ठंडी है। अभी फिर ठंडी एक बार में देखेंगे, फिर गर्म एक बार में हमारे देख लेंगे। विषुवतीय विपरीत धारा, दक्षिणी विषुवतीय विपरीत धारा क्या है, गर्म है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अफ्रीका के ही पूर्वी तटों पर बहने वाली कौन सी धारा, दक्षिण पूर्वी तट पर बहने वाली कौन सी धारा, ऑगलास धारा कैसी है, गर्म धारा है, पश्चिमी वायु अपवाह है। इधर पश्चिमी धारा में ऑस्ट्रेलियन धारा है, कैसी धारा है, ठंडी है, ऊपर जाने पर भूमध्य रेखा के करीब गर्म हो जाती है। तो देखिए जो भी ठंडी हवाएं हैं भूमध्य रेखा के करीब जाएंगी तो गर्म हो जाएंगी, और भूमध्य रेखा के जो गर्म हवाएं हैं वो जब वो ध्रुवीय इलाकों में पहुंचेंगी तो क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। इधर पर अगर हम देखें तो आयासियो धारा है 60 डिग्री के आसपास, ध्रुवीय इलाकों के करीब है, ठंडी है। इधर से क्यूरिसियो धारा है, कहाँ पर बह रही है, एशिया में बह रही है, जापान के चीन के दक्षिण चीन सागर के पूर्वी इलाके में बह रही है, कैसी है, क्यूरिसियो धारा है, गर्म जल धारा है, प्रशांत महासागर के पास में। लेब्राडोर धारा है, ठंडी धारा है, तो लेब्राडोर धारा ठंडी होती है, और गल्फ स्ट्रीम धारा कैसी होती है, गर्म होती है, उत्तरी अटलांटिक अपवाह है तो ये गर्म जल धारा है, ऊपर जाकर के ठंडी हो जाती है। अब एक बार में ठंडी जल धाराएं देख लेते हैं, एक बार में गर्म जल धाराएं देख लेते हैं। देखिए हम्बल बोल्ट है, ठंडी जल धारा है। कैनरीज जलधारा, ये देखिए हम्बल बोल्ट जलधारा है, ठंडी जलधारा है। कैनरीज जलधारा है, कैसी है, ठंडी है। कैलिफोर्निया ठंडी है, वेनेजुएला ठंडी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी है। तो ये हो गई कुछ ठंडी जलधाराएं। अब गर्म जलधाराओं की अगर हम बात करें तो अलास्का धारा गर्म है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विषुवतीय विपरीत धारा या दक्षिणी विषुवतीय विपरीत धारा गर्म है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो क्यूरिसियो धारा कैसी है, गर्म है। आयासियो धारा कैसी है, गर्म है। ऑगलास धारा कैसी है, गर्म है। ब्राजीलियन धारा कैसी है, गर्म है। फॉकलैंड धारा तो ठंडी है, लेकिन पश्चिमी वायु अपवाह क्या है, गर्म है। तो ये हो गई ठंडी एवं गर्म जल धाराएं, विश्व की प्रमुख ठंडी एवं गर्म जल धाराएं। इसके नोट्स अलग अलग क्लासीफाई करके आप बना लें, कहाँ पर ठंडी जल धाराएं बहती, कहाँ पर गर्म जल धाराएं बहती। इस फैक्ट को हमेशा याद रखें कि भूमध्य रेखा की ओर से निकलने वाली सभी धाराएं गर्म होती हैं। जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचलन में बाधा उत्पन्न होती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खत्म कर लेते हैं फटाफट। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। वह प्रक्रम, लेकिन मैंने जल्दी बोलने की कोशिश की था कि जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाए। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच में चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ज्वार भाटा क्या है, नियमित रूप से जल का उठना और गिरना तटों पर क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। महासागरीय धाराएं कौन सी हैं, ये स्थायी धाराएं होती हैं जो महासागरों में बहती, ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की हो सकती हैं। देखना पड़ेगा कि लेब्राडोर धारा है या फिर आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, तो ध्रुवों के निकट ठंडी जल धाराएं उत्पन्न होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट महासागरीय गर्म धाराएं उत्पन्न होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है, ये कहलाता है ज्वार भाटा। महासागरीय धाराएं तो ठंडी और गर्म होती हैं और तरंगें होती हैं जो जल में वायु के कारण उत्पन्न होती हैं। तो कैस्पियन सागर के बारे में अगर हम बात करें तो कैस्पियन सागर क्या है, तो कैस्पियन सागर एक विशालतम झील है
ज्वार भाटा क्या है? तो ज्वार भाटा जल की आवधिक उतार और चढ़ाव है। सुनामी क्या है? सुनामी वो है जिसमें जो तीव्र तरंगे हैं जो जल में उत्पन्न होती हैं और उतनी तरंगे जो 15 मीटर से ऊंची चली जाए, महाविनाश करें, सुनामी है। महासागरीय धाराएं क्या है? एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं हैं। तो ये हो गया मैचिंग और ये हो गए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।